ठीक है, प्रश्न इसी में कंप्लीट करके वीडियो बंद मत कीजिएगा, आगे वीडियो बंद कर लेते ना, हाँ बंद करके स्टार्ट कीजिए। क्या जेनेटिक्स से स्टार्ट करें? हाँ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से स्टार्ट कीजिए। देखो कल देखा था नर जननांग और मादा जननांग, ठीक है, उसमें नर युग्मक का निर्माण होता है वो देखा था और मादा युग्मक का निर्माण होता है वो देखा था। बस जननांग देखे थे कि नर जननांग का कौन सा भाग हो जिसका कार्य क्या क्या होता है, ठीक है। जैसे नर में होता है अपना वृषण, ठीक है, वृषण का कार्य क्या रहता है, शुक्राणुओं का निर्माण करना और जिसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण करना, जिसके कारण टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण करना, जिसके कारण जो नर होता है उसमें जब परिपक्व अवस्था आती है उस परिपक्व अवस्था में आश्चर्यजनित परिवर्तन होते हैं। किसके कारण? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के कारण, ठीक है। अब जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण वृषण में होता है तो वो कौन सी कोशिका से होता है? लीडिंग सेल्स है ना, लीडिंग कोशिका से होता है। और जो अपना शुक्राणुओं का निर्माण होगा वो कौन सी कोशिका? सर्टोली कोशिका से। तो वृषण के अंदर सर्टोली कोशिका होती है जिससे निर्माण होता है। एंजाइम जो हार्मोन से निकलता है, हार्मोन से कौन सा नियंत्रित करता है? FSH, है ना। और जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जो निकलता है अपना हार्मोन्स, उसको कौन नियंत्रित करता है? LH, ल्यूटेनिंग हार्मोन, ठीक है। जिसके बाद मादा जननांग में अपन ने पढ़ा था कौन सा? अंडाशय। अंडाशय से निर्माण किसका हो रहा है? अंडाणु का। और किसका निर्माण हो रहा है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। दो हार्मोन्स का निर्माण हो रहा है जिससे कि मादा जब परिपक्व अवस्था में आती है, जनन के लिए तैयार होती है, उस समय उनमें भी आश्चर्यजनित परिवर्तन आते हैं। किसके कारण? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कारण, ठीक है। जिसके बाद देखा था कि जो अंडाणु का निर्माण किससे होता है? ग्राफियन पुटिका से। देखा था ग्राफियन पुटिका, वो ग्राफियन पुटिका फट जाती है, फटने के बाद अंडाणु अलग हो जाता है, जिसके बाद ग्राफियन पुटिका किसका निर्माण करती है? कार्पस ल्यूटियस का। किसका? कार्पस ल्यूटियस का निर्माण करती है। उस कार्पस ल्यूटियस में क्या बनता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का निर्माण होता है। देखा था इतना। अब देखो कि जो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया, कुछ नहीं, जो अपन ने पहले देख लिया वो का वो युग्मक है ना, जाइगोट जो बनता है अपना, सॉरी गैमेट जो बनता है वो युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण की बात करें तो युग्मक निर्माण देखो क्या होता है, एक होता है नर युग्मक और एक मादा युग्मक। गैमेट की बात कर रहे हैं अपन, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। नर युग्मक कौन सा होता है? शुक्राणु। और मादा युग्मक कौन सा होता है? अंडाणु। तो नर युग्मक युग्मक ये कहलाता है कि नर जननांग के अंदर शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। और मादा जननांग में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया अंडाणु जनन कहलाती है, ठीक है। ये अंडाणु जो हो गया मादा युग्मक हो गया और जो शुक्राणु हो गया वो नर युग्मक हो गया, ठीक है। बस इतना सा अपने को देखना, ठीक है। नर में शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्राणु जनन, ठीक है। नर में शुक्राणु का निर्माण होना क्या कहलाता है? शुक्राणु जनन कहलाता है। यह स्पर्मेटोजेनेसिस इसे कहते हैं, ठीक है। नर युग्मक कौन सा हो गया? आप नर युग्मक, ये युग्मक शब्द बहुत आगे भी आएगा ना, युग्मक गैमेट। नर युग्मक हो गया अपना क्या? शुक्राणु, ठीक है। अब ऐसे कैसे मादा में, कि मादा में किसका निर्माण होना? अंडाणु का निर्माण होना क्या कहलाता है? अंडाणु जनन, ओजेनेसिस। ओजेनेसिस और ये स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है।
नर में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया शुक्राणु जनन, मादा में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया अंडाणु जनन कहलाती है। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु। नीचे नहीं लिखे आज आप पीछे चले गए इसलिए। दिख ही नहीं रहे आप तो बिल्कुल यहाँ से, तो आपको बोर्ड कैसे दिखेगा? यहाँ तक का दिखेगा बस आपको, जहाँ तक लिखा है ना, इससे नीचे का नहीं दिखेगा। ये बोर्ड ऊपर लग के यहाँ पर फ्लोर बनेगा जब जाके होगा। यहाँ पे फ्लोर बनेगा थोड़ा ऊंचा, यहाँ खड़े हो सकते हैं, अन्यथा फिर वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाऊँगा। विविधता ला दोगे ना, ठीक है। तो देखो अब ये नर युग्मक और मादा युग्मक मिले, ये प्रक्रिया क्या, इनके निर्माण की प्रक्रिया युग्मक निर्माण की प्रक्रिया बोलते हैं। जब ये आगे आपस में मिलेंगे उस समय उन्हें बोलेंगे युग्मनज निर्माण, ठीक है। नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? युग्मनज। ये क्या है? युग्मक है। जब युग्मक आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? युग्मनज। और युग्मनज किस प्रक्रिया के द्वारा मिलते हैं? तो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है उस निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा ही युग्मनज मिलते हैं, ठीक है। जो भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया, शिशु निर्माण की प्रक्रिया ऐसे ही प्रारंभ होती है। पहला चरण होता है कि शुक्राणु का निर्माण होना और अंडाणु का निर्माण। जब तक शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा या अंडाणु का निर्माण नहीं होगा वहाँ तक आगे निषेचन की प्रक्रिया भी नहीं होगी। निषेचन नहीं होगा तो शिशु निर्माण की प्रक्रिया नहीं होगी। इसके बाद जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया अपनी होती है, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं इसे। अब देखो यहाँ से नीचे का तो दिख नहीं रहा है, पेज ऐड नहीं किया। ठीक है। अब देखो दूसरा चरण अपना कौन सा? निषेचन। मैंने सर्वप्रथम जब बताया था फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है निषेचन अपना, इसमें बताया था कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? अंडवाहिनी के अंदर संपन्न होती है, ठीक है। तो देखो जब निषेचन होता है, निषेचन अपनी मैथुन की प्रक्रिया, मैथुन की प्रक्रिया होती है। उस मैथुन की प्रक्रिया के द्वारा नर जननांग से मादा जननांग तक स्पर्म पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। स्पर्म लगभग कितने पहुंचते हैं अपने? 30 से 40 करोड़ की संख्या में। इतने जो एक बार मैथुन की प्रक्रिया होती है, उस एक बार के मैथुन की प्रक्रिया में 30 से 40 करोड़ जो स्पर्म है वो कहाँ पर? मादा जननांग तक अपने पहुंचते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि जो मादा योनि होती है उस मादा योनि में नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने का कारण क्या है? WBC। जिसके बाद जो लाइसोसोम, जो कोशिकाओं के आत्महत्या की थैली अपना कहते हैं, वो क्या करते हैं? इनको नष्ट कर देते हैं। जिसके बाद कुछ लगभग 100 ही स्पर्म ऐसे रहते हैं जो कि कहाँ तक पहुँच पाते हैं? अपना अंडवाहिनी तक। अंडवाहिनी तक, और अंडवाहिनी तक 100 भी नहीं पहुँचते। लेकिन जो ग्रीवा रहता है अपना, जो सर्विक्स रहता है, उस भाग में अपना प्रवेश करता है। जो ग्रीवा, जो गर्भाशय वाला भाग में अपना होता है, ये अपना गर्भाशय होता है। ये गर्भाशय गुहा होती है, ये गर्भाशय एक गुहा होती है। यहाँ से छोटा सा एक छिद्र होता है जिस माध्यम से यहाँ पर पहुँचता है। ये योनि मार्ग होता है। मैथुन की प्रक्रिया होती है, उस समय यहाँ पर जो पहुँचते हैं अपने कितने स्पर्म पहुँचते हैं? लगभग 30 से 40 करोड़। लेकिन इस योनि मार्ग में एक चिपचिपा द्रव और यहाँ पर एक तरल पदार्थ पाया जाता है। एक मेन तो अपना इसको नष्ट करने का कार्य कौन करती है? WBC, ठीक है। जिसके साथ साथ एक कोशिका में पाया जाता है अपना कौन सा? लाइसोसोम। लाइसोसोम का कार्य क्या रहता है कि हानिकारक जो जीवाणु है जो बाहरी वातावरण से प्रवेश करता है उनको नष्ट करना। और WBC का कार्य भी यही करता है। मैंने बताया था कि जो न्यूट्रोफिल होता है, क्या करता है? न्यूट्रोफिल हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। WBC का सबसे अधिक जो भाग होता है कौन सा होता है? न्यूट्रोफिल। कितने प्रतिशत? 65% लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर जो शुक्राणु को नष्ट करने का कार्य WBC और लाइसोसोम अपना
कर देता है। यहाँ से इस ग्रीवा वाले मार्ग से ही जब प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर अंडवाहिनी अपनी होती है और यहाँ पर क्या उपस्थित रहता है, अंडाणु। ठीक है, ये पूरा गर्भाशय। तो यहाँ से प्रवेश करेगा, जब स्पर्म यहाँ से प्रवेश करेगा तो यहाँ तक लगभग 1 या 2 ही स्पर्म ऐसे हैं जो पहुँच पाते किसके पास तक, अंडाणु तक। और अगर एक स्पर्म भी पहुँच गया तो वो भी निषेचित हो जाता है। ऐसा नहीं कि इतने सारे ही स्पर्म पहुँचना जरूरी, अगर एक स्पर्म भी पहुँच गया इससे तो निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन एक निषेचन जो एक स्पर्म पहुँचा है वो भी कैसा होना चाहिए, पूर्ण रूप से परिपक्व होना चाहिए, जिसका पोषण हो रहा, उसमें डीएनए, आरएनए, जो स्टोन प्रोटीन, जितने भी मटेरियल रहते हैं, जेनेटिक मटेरियल पूरे के पूरे उसमें होना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि वापस जो 14वें दिन की जो सर्कल चलती है, 14 दिन बाद वापस से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। देखें आगे, तो ये मैथुन की प्रक्रिया। अब देखो, हर मैथुन की प्रक्रिया में निषेचन हो ये निश्चित नहीं है, लेकिन जब भी निषेचन होगा भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ जरूर होगी, भ्रूणीय विकास। समझ रहे हो, नहीं समझा? हर मैथुन की प्रक्रिया के दौरान निषेचन हो यह संभव नहीं है, लेकिन जब भी निषेचन होगा उस समय भ्रूणीय विकास जरूर प्रारंभ होगा। ठीक है, हर संभोग की प्रक्रिया या हर मैथुन की प्रक्रिया से निषेचन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब तक यहाँ पर स्पर्म नहीं पहुँचेगा वहाँ तक निषेचन नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ तक पहुँचते हैं, यहाँ तक पहुँच के क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब इस मार्ग से जो सर्विक्स है, जो यहाँ से मार्ग अपना ग्रीवा मार्ग, इस ग्रीवा से यहाँ पर पहुँचेगा, जब जाके यहाँ पर क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी। जब निषेचन की प्रक्रिया होगी तो क्या करेगा कि जो अपना अंडाणु रहेगा उस अंडाणु से आकर मिल जाएगा क्या, अपना स्पर्म। अंडाणु से आकर अपना स्पर्म जो मिल जाता है, तो ये वाला भाग अंडाणु मतलब कौन सा है, मादा युग्मक। ठीक है, और ये वाला कौन सा है, शुक्राणु। ये क्या हो गया, नर युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो ये निर्माण किसका करते हैं, युग्मनज, जायगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होगी, एक स्पर्म यहाँ से निकलकर इस तक पहुँच गया और इसमें आपस में मिलेंगे, और आपस में मिलने के बाद ये किसका निर्माण करेगा, युग्मनज। और ये जब युग्मनज का निर्माण हो जाता है उसके बाद ही लास्ट जो होती है अपनी प्रोग्रेस कौन सी, भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये निषेचित हो जाता है, युग्मनज बन के कहाँ पर जाता है। अब युग्मनज बन गया तो कैसा बन गया कि ये दोनों मटेरियल अब इसके अंदर है। ठीक है, स्पर्म भी इसके अंदर है और ओवम भी इसके अंदर है, ये युग्मनज। अब ये कहाँ पर जाएगा, गर्भाशय में। ये कहाँ पर पहुँचेगा, गर्भाशय में। अब गर्भाशय में ये डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अपना भ्रूण का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, ये अपना गर्भाशय रहता है। इस गर्भाशय की दीवारों तक जो स्पर्म वाला भाग, जो ओवम, जो दोनों बने हैं जिसे अपन ने जायगोट बोल दिया, ये जायगोट क्या करता है, इसके अंदर कितने दिन तक घूमता है, 14 दिन तक। निषेचन जब होगा, निषेचन से 14 दिन तक गर्भाशय के अंदर घूमता है कौन सा, अपना युग्मनज। युग्मनज जो बना है वो 14 दिन तक घूमता है। 14 दिन ओनली इसलिए कि वो उसमें परीक्षण होता है कि जब भ्रूण प्रारंभ नहीं होता निर्माण, लेकिन बस 14 दिन तक ये परीक्षण उसमें चलता है कि शुक्राणु परिपक्व है या अंडाणु परिपक्व है। अगर इनमें से दोनों ही परिपक्व है, अंडाणु भी परिपक्व है, पूर्ण रूप से पोषित है, और शुक्राणु भी पूर्ण रूप से पोषित है, तो निर्माण प्रारंभ हो जाएगा, तो भ्रूण का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। क्या करेगा कि ये इसकी दीवार है, इसकी दीवारों से चिपक जाता है, और जैसे इसके दीवारों से चिपकता है वैसे वैसे किसका भ्रूण का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ कि अंडाणु तो पूर्ण रूप से परिपक्व है, लेकिन शुक्राणु पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है। तो क्या करेगा, ये 14वें दिन के बाद जो मासिक धर्म प्रारंभ होता है, मासिक धर्म, रजोधर्म, ऋतुस्राव जिसे बोलते हैं, उस ऋतुस्राव के दौरान ये शरीर से बाहर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो है वो इस परिपक्व नहीं, या तो ये परिपक्व ना हो या ये परिपक्व ना, दोनों ही परिपक्व होंगे तभी जाके भ्रूण का निर्माण प्रारंभ होगा। अगर दोनों परिपक्व है तो जो स्पर्म में जो बना अपना, ये जाके क्या करेगा, जो इसकी दीवार है इसकी दीवारों से जाकर चिपक जाएगा, और जैसे इसके दीवार से कहीं जाके चिपकेगा वहीं से भ्रूण का निर्माण प्रारंभ। ठीक है, तो जो निषेचन से लेके तो 14वें दिन की अवधि रहती है उसे बोलते हैं डिम्ब अवस्था। ठीक है, और 14 से लेकर 60 तक की बोलते हैं भ्रूणीय अवस्था।
ठीक है। और फिर 60 से लेके तो फिर अपना निर्माण चलता रहता है जो 5 मंथ तक चलता है। 5 मंथ के बाद जो भ्रूण रहता है उस भ्रूण का ओनली विकास होता है। 5 मंथ के बाद कोई नया अंग नहीं बनता है। 5 मंथ तक पूरा शरीर का निर्माण हो जाता है, एक एक अंग बन जाते हैं। बस 6ठे मंथ से वो परिपक्व होने लगते हैं, मतलब उनका पोषण प्रारंभ हो जाता है। जैसे गर्भवती महिला रहती है तो जब निषेचन होता है, निषेचन से लेके 4-5 मंथ तक क्या है कि कुछ भी खाना पीना उनका इतना नहीं रहता है जो 6, 7, 8, 9 मंथ तक रहता है। ठीक है, ना कुछ खिल पाता है ना कुछ नहीं, क्योंकि वो खिलता कब है कि जब वो भ्रूण पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाता है। भ्रूण को भी पोषण चाहिए होता है तब। ठीक है, तो भ्रूण के लिए ही बोलते हैं ना कि सासू माँ आज तो गुलाब जामुन चाहिए, तो सासू माँ को गुलाब जामुन लाना पड़ता है। तो वो गुलाब जामुन वो नहीं, कौन मांग कर रहा, अंदर जो भ्रूण बैठा है उसके पोषण के लिए। पानी पूरी खाना है तो पानी पूरी घर में, जो भी चीज़ चाहिए वो, लेकिन किसके बाद 5 से 6, 7, 8 मंथ, 8 और 9 मंथ में। ठीक है, क्योंकि 5 मंथ तक भ्रूण बनता है, उसके बाद उसका क्या होता है, मेन मुख्य रूप से पोषण होता है। ठीक है, तो ये निषेचन की प्रक्रिया। और निषेचन के बाद भ्रूण विकास कब प्रारंभ होगा, जब यहाँ पे परिपक्व होंगे दोनों, उसके बाद। आया था समझ में निषेचन, है ना। युग्मक मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के मिलने की प्रक्रिया कहलाती है निषेचन। ठीक है, जिसे बोलते हैं अपन युग्मनज निर्माण। हुआ, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो भ्रूणीय विकास प्रारंभ हो गया, मासिक धर्म चलता है। वापिस करूं पीछे, मासिक धर्म हो गया है, हटा दूं ना। पानी किसका रखा है आज ये? पेपर में पूछेगा निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, तो जो अंडवाहिनी रहती है उस अंडवाहिनी में। ठीक है, निषेचन की संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं इंग्लिश में ना, फेलोपियन ट्यूब। क्या दे रखा था, ओबी, जो ओविडक्ट है ना वो भी इसी का भाग। मैंने बताया था कि जैसे कि अपना ओविडक्ट दे रखा था ना, हाँ, तो ओविडक्ट वही अंडा से वाली, अंडाणु को बोलते हैं अपन ओवरी, और ओवरी की नलिका। ठीक है ना, देखो यहाँ से लेके तो ये झालार वाला भाग है, ये भी अंडवाहिनी का भाग है। फिर यहाँ पर एक कीप जैसी संरचना होती है, ये वाली, ये भी इसका भाग है। और यहाँ का भाग एम्पुला भाग बोलते इसे, है ना, एम्पुला भाग, ये एम्पुला भाग भी। और मेन जो निषेचन की प्रक्रिया होती है एम्पुला भाग में होती है, ये एम्पुला भाग कहलाता है अंडवाहिनी का। लेकिन भाग किसका है, अंडवाहिनी का, इसलिए अपन अंडवाहिनी बोलते हैं अपन, है ना। अंडवाहिनी का एम्पुला भाग कहलाता है। हो गया इतना। अब देखो कि मासिक धर्म या रजोधर्म भी बोलते हैं इसे, ऋतुस्राव, ठीक है। अब देखो मासिक धर्म की जो अवधि रहती है वो कितने वर्ष की रहती है, 28 दिन की। मासिक धर्म की जो अवधि रहती है 28 दिन की रहती है। और ये अवधि भी अलग अलग भागों में बटी होती है, जो पूछता अपना नहीं है। ठीक है, मेन अपना यही वाला भाग। देखो इसमें प्रारंभिक की जो 1 से लेके तो जो 5 से 6 दिन तक रहती है, ठीक है, वो रहती है ऋतु स्त्राव अवस्था, है ना, या रजो स्त्राव अवस्था इंग्लिश में। रजो स्त्राव अवस्था कहाँ तक रहती है, 5 से 6 दिन तक। ठीक है, जिसके बाद यहाँ से प्रारंभ करके 13 दिन तक चलती है पुट की अवस्था। पुट की अवस्था क्या होती है कि जो अपना जो पुटक रहता है, जो स्पर्म, जो मादा जर्म कोशिका होती है, वो जर्म कोशिका निर्माण करती है। प्राथमिक पुटिका होगा, फिर द्वितीयक पुटिका, फिर तृतीयक पुटिका, ठीक है, या फिर इतना याद कुछ भी मत रखो। लेकिन जो 13वें और 14वें दिन की जो अवस्था रहती है, 13 दिन 14 दिन की, यह अवस्था कहलाती है अपना अंड अवस्था।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पोटिका, उन पोटिकाओं से किसका निर्माण हो जाता है? अंडाणु का। और अंडाणु यहाँ पर निर्माण हो जाता है, जिसके बाद यहाँ तक 14वां से लेके तो 28 दिन तक यहाँ पर जो निषेचन के लिए, यहाँ पर जो अंडाणु है जो निषेचन के लिए कहाँ पर आ जाता है? जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें। अब इसके दौरान अगर निषेचन होता है तो जो भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया जो संभावना अधिकतर रहती है किसमें? 14 से लेके तो 28 दिन के अंदर। अगर 28 दिन इस अवधि में अगर निषेचन नहीं हुआ तो 28 दिन के बाद वापस से कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ होगी? ये वाली। अब ये प्रक्रिया होती है तो इसमें देखो कि क्या क्या होता है कि जैसे ही अपना फेलोपियन नलिका से ये निकलता है, यहाँ से निकल के आता है अंडाणु। तो जो गर्भाशय की यहाँ पर दीवारें होती है, ठीक है, मुलायम दीवारें होती है, तो इस अंडाणु के कारण इस गर्भाशय की जो दीवारें, इस दीवारों में क्या होती है? क्षति पहुँचती है ना। इस गर्भाशय की दीवार है, इसका क्षरण होता है। क्षरण कैसे होती है? जैसे यहाँ से इसकी दीवार से यहाँ तक पहुँचेगा तो पहुँचने के बाद इसके दीवार पर क्षरण, क्योंकि निषेचन होगा तो उन्हीं दीवारों से होगा, सॉरी जो भ्रूण का निर्माण होगा तो उन्हीं दीवारों से, क्योंकि मैंने बताया कि जो 14वें दिन के बाद क्या करता है? उससे चिपक जाता है उसकी दीवार से, गर्भाशय की दीवार से। लेकिन अगर निषेचन नहीं होता है तो ये जब यहाँ से गुजरता है तो क्या होता है कि जो गर्भाशय की दीवार है, इन दीवारों में क्षरण होता है, और उस क्षरण के कारण जो मौजूद रजोधर्म है, उस रजोधर्म के दौरान ब्लड या रुधिर का भी स्त्रावण होता है, ठीक है। स्पर्म तो निकलेंगे, जो निकलेंगे उसके साथ जो रुधिर का जो स्त्रावण होता है वो किस कारण होता है? कि जो ये गर्भाशय होता है, इस गर्भाशय की दीवारों का क्षरण होता है, उस क्षरण के दौरान, ठीक है। जो ब्लड स्त्रावण की जो अवधि रहती है अपनी 1 से 3 दिन तक ही रहती है, ठीक है, क्योंकि प्रारंभ में ही ज़्यादा स्पर्म अपने यहाँ पर जो ओवम होता है, इस ओवम से क्षति पहुँचती प्रारंभिक दिनों में, ठीक है, जिसके बाद जो ब्लड है, रुधिर ऑटोमेटिक अपना रुक जाता है, ठीक है। और यह अवधि रहती है जो कितने दिन की रहती है? 5 से 6 दिन की रहती है, ठीक है। और मेन जो धर्म, मासिक धर्म की जो अवधि 28 दिन के बाद वापस ये सर्कल पूरी की पूरी अपनी चलती रहती है, ठीक है। पेट दर्द का कारण किसमें? ये इसी का कारण, इसी के कारण मासिक धर्म। जो कमर दर्द करती है वो कमर दर्द का मेन कारण इसका ही है, ठीक है। कमर दर्द का मेन कारण क्यों है? क्योंकि मैंने जो बताया था कि देखो जो 2 अंडा से होते हैं, अंडा से कहाँ पर होते हैं? जो अपना मेन जो बीच में अपने रीढ़ की हड्डी, इस रीढ़ की हड्डी के एक दाएं और एक बाएं कहाँ पर होता है? आगे अपनी क्या होती है? किडनियाँ होती है, और जो पीछे वाला भाग इस पीछे वाले भाग में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नलिकाकार संरचना है। इस नलिकाकार, इतनी बड़ी नलिका नहीं है, अंडवाहिनी इतनी बड़ी नलिका नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये तत्व यहाँ पर जमा रहता है। जमा होने के कारण धीरे धीरे इसका स्त्राव होने लगता है, मतलब बढ़ने लगता है, तो नलिका में फैलता है, और नलिका में फैलता है तो नलिका आकार ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है थोड़ा सा, तो इस कारण दर्द यहाँ पर प्रारंभ होता है। और जैसे ही रजोधर्म हो जाता है, रजोधर्म के दौरान जो स्पर्म शरीर से बाहर निकल जाता है, ऑटोमेटिक जो कमर दर्द का जो दिक्कत है वो खत्म हो जाती है इसके कारण। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? ऑटोमेटिक क्या करता है? स्थान घेरने लगता है और यहाँ पर स्त्राव इसका बढ़ता जाता है, इस कारण। हाँ, ठीक है, हुआ इतना। अब देखो कि ये तो अपने भ्रूण का निर्माण कर दिया, लेकिन भ्रूण में कुछ आनुवांशिक लक्षण अपने जाते हैं, ठीक है। उन आनुवांशिक लक्षणों की अपन थोड़ी सी बात करते हैं। तो वो पूरा टॉपिक ही है अपना आनुवांशिकी, तो पौधों में भी देख लेंगे और मनुष्य में भी देख लेंगे। कैसा? नहीं पूछा जाता, इतना भी नहीं पूछा जाता।